अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम सीखने लगे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तरीके, जिसमें से तरीका नंबर 1 है फैक्टराइजेशन मेथड। सबसे पहले हम कुछ चीज़ें पहले समझ लेंगे, फिर क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं। देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म हमने सीखी थी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी। इसको सॉल्यूशन का मतलब होता है x की वैल्यू निकालना। इसमें दो x, एक स्क्वायर है, एक x है ना, इसमें से x की वैल्यू निकालने का नाम होता है सॉल्यूशन। फाइंड द सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन निकालने के तीन तरीके हैं। सॉल्यूशन किस तरीके से निकाले, कितने तरीकों से निकाले जाते हैं? तीन तरीकों से। जो सबसे पहले जिसका नाम है उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड का मतलब मिड टर्म ब्रेक, यानी अगर जनरल फॉर्म हो तो इस दरमियान वाली टर्म को तोड़ दो, तोड़ के फिर उसको दो हिस्सों में तकसीम करो। पहले में से कोई चीज कॉमन लो, बाद वाले से कोई चीज कॉमन लेके दो फैक्टर्स बनाओ, इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सॉल्व करो, आपका आंसर आएगा। लाइक कुछ पार्ट 1 में उसके फैक्टर्स बने में बस x की वैल्यू निकालनी है, दो आंसर आएंगे शॉर्टकट में। पहला मेथड क्या है? फैक्टराइजेशन। दूसरा मेथड होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर में आपने हमेशा इन क्वेश्चन में या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाना होता है या a माइनस बी का होल स्क्वायर बना के फिर उसमें से आंसर निकालना होता है। दूसरा मेथड कौन सा सीखा हमने? कंप्लीटिंग स्क्वायर। और एक और मेथड होता है जिसका नाम होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला वो क्या होता है? x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके होते हैं, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला। उसमें से आज हम पहला मेथड सीखेंगे कि फैक्टराइजेशन से क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, हम सीख रहे हैं मैथमेटिक्स 10th क्लास की, जो 2025-2026 की मैथ है, न्यू बुक जो है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने लगे हैं फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है x माइनस 1 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन 2 स्टेप्स का है। इसके पीछे लॉजिक ये है, ये ऑलरेडी फैक्टर्स बने हुए हैं, तो मैं इसको सॉल्व कैसे करूंगा? देखो, ये लिखा हुआ x माइनस 1 जब x माइनस 4 से मल्टीप्लाई हो तो आंसर 0 आता है। हमें मैथ में पता है जब भी दो नंबर मल्टीप्लाई हो उस साइड पे 0 आ जाए तो इसका क्या मतलब होता है? दो नंबर ऐसे ढूंढो जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 0 आ जाए। तो उसके सिर्फ तीन कंडीशंस हैं। नंबर 1 कंडीशन, या a को 0 होना चाहिए। नंबर 2 कंडीशन, या b को 0 होना चाहिए। देखो, a 0 होगा, b से मल्टीप्लाई होगा तभी आंसर 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर b 0 हो, a से मल्टीप्लाई हो तब भी आंसर 0 आ सकता है। तीसरी कंडीशन तो यह हो सकती है a भी 0 हो और b भी 0 हो। दोनों 0 हो तो 0 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर 0 आ सकता है। इसके अलावा दुनिया में कोई और कंडीशन है ही नहीं जिनको दो नंबर मल्टीप्लाई हो और आंसर 0 आ जाए। ये बात समझ आ गई है? गुड, शाबाश। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। दो टर्म्स हैं, दोनों मल्टीप्लाई होकर आंसर 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हो गया या तो x माइनस 1 0 के इक्वल होगा या x माइनस 4 0 के इक्वल होगा। गुड, शाबाश। अब तो आपको पता चल चुका है। यहाँ से x की वैल्यू सर 1 आ जाएगी, यहाँ से x की वैल्यू 4 आ जाएगी। x की दो वैल्यूज आ गई। जो x की वैल्यूज आई है उसी को तो हम सॉल्यूशन सेट बोलते हैं। ये सॉल्यूशन सेट है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट है 1 और 4। मतलब सॉल्यूशन सेट का ये होता है, अगर इस x की जगह 1 पुट करें तो ये क्वेश्चन सॉल्व होकर 0 आंसर देगा, और अगर इसी x की जगह 4 पुट करें तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व होकर 0 आंसर देगा। इन दोनों के अलावा कोई ऐसी चीज है ही नहीं जो कि इस क्वेश्चन को 0 बना दे। ये समझ आ गई है? और एक और चीज भी याद रखें, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसमें वेरिएबल की पावर 2 होती है, तो उसके आंसर भी हमेशा 2 ही आते हैं। हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जो मेन कंप्लीटिंग से जो हमारा मेन टारगेट है कि फैक्टराइजेशन कैसे बनाई जाती है। एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। करें जी इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व।
फैक्टराइजेशन का मतलब हमने बताया, मैंने आपको बताया था मिड टर्म को ब्रेक करना, ये क्वेश्चन है। अब इसमें से आपने इस 2x को तोड़ के दो हिस्सों में लिखना है। ऐसे लिखो कि दो नंबर ऐसे लिखो, देखो मैं 2x को लिख सकता हूँ -x तो -2x ही बनता है। अब वो क्यों लिखा है मैं आपको समझा देता हूँ। -x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बच्चे कहते हैं सर इसको आप -3x प्लस 2x लिखो तब भी प्लस -3x प्लस x लिखो तब भी -2x आता है, आपने ऐसा क्यों नहीं लिखा? तो इसके पीछे लॉजिक होती है। लॉजिक नंबर 1 ये होती है कि इनके जो कोएफिशिएंट होते हैं ना, अब इसका जो कोएफिशिएंट है इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आता है? 1 मल्टीप्लाई बाय 1 गोज टू 1। तो अब आपने दो टर्म्स ऐसी बनानी है जिनके कोएफिशिएंट यानी जो पहली वैल्यूज है उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 1 आंसर आना चाहिए। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1 आंसर आ गया, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, यहाँ प्लस हो ना तो उन दोनों को प्लस करने से 2 आना चाहिए। तो 1 को 1 से प्लस करो, क्या आंसर आएगा? 2 आ जाएगा। अब इसके अपोजिट देखो, अगर यहाँ पे कोई और वैल्यू होती तो मैं क्या करता, यहाँ दो ऐसे नंबर देखता जिनको मल्टीप्लाई करना और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के आंसर बराबर होने चाहिए थे। दूसरी कंडीशन, अगर यहाँ माइनस होता तो मैं दो नंबर ऐसे देखता जिनको माइनस करने से दरमियान वाली वैल्यू आनी चाहिए थी। तो हमने यहाँ इस क्वेश्चन को कैसे देखा? सबसे पहले हमने देखा इनके कोएफिशिएंट को, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, 1 1 जा 1। अब मैंने दो ऐसे नंबर देखने जिनको मल्टीप्लाई करने से आंसर क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो वो मुझे मिला 1 और 1, मल्टीप्लाई करने से 1 आ रहा है और प्लस करने से 2 आना चाहिए, तो इसलिए 1 और 1 को प्लस करते हैं तब वो 2 भी दे देता है। अब बच्चे कहते हैं सर हमने दोनों माइनस में क्यों लिखे हैं? इसकी लॉजिक ये है, अगर दरमियान में माइनस हो तो इन दोनों को सॉल्व करने से माइनस आना चाहिए, इसलिए मैंने दोनों माइनस में लिखे हैं। यहाँ पे कंसेप्ट बहुत लेंथी है, आस्ता आस्ता सीखेंगे, दूसरे पार्ट में आपको और भी चीजें समझ आएंगी। मैं इसको कंप्लीट करता हूँ। ये आपका बन गया इन दो, अब पहले दोनों में से जो कॉमन आता है वो कॉमन ले लें। पहले दोनों में से मुझे x नजर आ रहा है कॉमन, तो ये बन जाएगा x माइनस 1। दूसरे में से -1 कॉमन आ रहा है, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखो x माइनस 1, ये पूरी ब्रैकेट इसमें भी है इसमें भी, ये दो टर्म्स है ना, मैंने x माइनस 1 कॉमन ले लिया, पीछे क्या रह जाएगा? ये x रह गया और ये -1 रह गया, इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए अगर कोई चीज कॉमन ना आती हो नजर तो -1 कॉमन लिया करो फैक्टराइजेशन के लिए। अब यहाँ पे इन दोनों का होल स्क्वायर बन गया, यहाँ से x की वैल्यू आएगी। अब यहाँ क्या होगा? दोनों मल्टीप्लाई हो रहे, इसका मतलब या तो x माइनस 1 0 होगा या दूसरा भी x माइनस 1 है, इसलिए मैं एक ही लिखूंगा, x इज इक्वल टू 1 आंसर आ गया। यानी ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 1 ही इसका सोल्यूशन है, इसके अलावा और कोई इसका सोल्यूशन है ही नहीं। नेक्स्ट पार्ट हम करने लगे हैं। देखिए फैक्टराइजेशन में मिड टर्म ब्रेक बहुत इंपॉर्टेंट है। मिड टर्म को आपने किस तरह ब्रेक करना है उसकी समझ आ गई तो फिर बाकी तो कुछ भी नहीं, बाकी हलवा ही है, बस प्लेट में डाल के चम्मच से खाना है। तो मिड टर्म को ब्रेक करने का तरीका ध्यान से इस क्वेश्चन में भी सीखिएगा। उम्मीद है इसमें जो बाकी आपको कुछ कन्फ्यूजन है वो दूर होने वाली है। अब देखो मैं मिड टर्म को ब्रेक करने लगा, मैं सोल्यूशन के बाद क्वेश्चन को एक बार लिख लेता हूँ दोबारा। सोल्यूशन है मेरा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, ये क्वेश्चन है। अब मैंने क्या करना है? इस 7x को तोड़ के दो हिस्सों में तकसीम करना है। अब वो दो हिस्से कैसे होने चाहिए? ऐसे दो हिस्से बना दे जिनको मल्टीप्लाई, इसके आगे 1 है ना, उन दोनों हिस्सों को यानी दो पार्ट्स को, दो वैल्यूज को मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए 8, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाई 8 आंसर देता है 8। दूसरा कंसेप्ट, उन दोनों को माइनस करने से, यहाँ माइनस हो तो माइनस, यानी दो नंबर ऐसे देखो दोनों को माइनस करने से आंसर आना चाहिए 7। प्लस माइनस ये दरमियान वाला वो बात की बात है, यहाँ माइनस हो तो दोनों को माइनस करके देखा जाता है, यहाँ प्लस हो तो दोनों वैल्यूज को प्लस करके देखा जाता है। प्लस करने से दरमियान वाली वैल्यू, यहाँ माइनस करने से दरमियान वाली वैल्यू। अब देखो मैं 8 को 1 से माइनस करूं तो 7 ही आता है। अब मुझे दो वैल्यूज मिल गई, एक 1 है और एक 8 है, यानी 1 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 आता है, 1 और 8 को माइनस करेंगे 7 आता है। तो मैं लिखूंगा कैसे? x का स्क्वायर माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ माइनस है ना, तो बड़े के साथ माइनस रखो, अगर यहाँ दरमियान में प्लस होता तो बड़े के साथ प्लस रख लेते। तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस 8x और प्लस x।
दोनों माइनस हो रही है, एक प्लस में लिखेंगे एक माइनस में लिखेंगे, बारे के साथ माइनस इसलिए लिखा है, यहाँ पे माइनस है। अगर सपोज यहाँ प्लस होता मैं इसके साथ प्लस लिख लेता, इसके साथ माइनस लिख लेता, बस। अब आगे तो क्वेश्चन सिंपल है, फर्स्ट में से दोनों में से x कॉमन आ गया, x माइनस 8। सेकेंड में ध्यान करें यहाँ कुछ भी ना हो, दोनों में कुछ कॉमन ना आता तो 1 तो कॉमन आता ही है, x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये दो ब्रैकेट दो टर्म्स हैं, इस टर्म में और इस टर्म में x माइनस 8 दोनों में नजर आने लगे हैं, x माइनस 8 कॉमन आ गया तो फर्स्ट में किसे क्या रह जाएगा x और प्लस दूसरे में 1 इज इक्वल टू 0। अब वो क्वेश्चन नंबर 1 बन चुका है सेम टू सेम, दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है, आंसर 0 आ रहा है। इसका क्या मतलब होगा, या तो x माइनस 8 0 होगा या x प्लस 1 0 होगा, तब ही आंसर 0 आ सकता है, इसके अलावा और कोई कंडीशन इसकी है ही नहीं। तो यहाँ से x की वैल्यू 8 आ गई है और यहाँ से x की वैल्यू माइनस 1 आ चुकी है। तो आपका सोल्यूशन सेट में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी सर जी, 8 और माइनस 1 या माइनस 1 और 8, जैसे आपको इजी लगे ऐसे ही लिख लें। तो हमने क्वेश्चन 3 पार्ट सॉल्व किए, पहले तो फैक्टर्स बने हुए थे सिंपल सॉल्व किया, दूसरे में मिड टर्म ब्रेक करके हमने खुद फैक्टर्स बनाए फिर सॉल्व कर दिया। मिड टर्म ब्रेक के लिए दरमियान वाली वैल्यू को दो हिस्सों में तकसीम करना है, उसके लिए कंडीशन पहला और लास्ट वाला एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और लास्ट वाला एलिमेंट का प्लस या माइनस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दो एलिमेंट ऐसे लिखो जिनका प्रोडक्ट और इन दोनों का प्रोडक्ट इक्वल हो, दूसरी कंडीशन, और उन दोनों को अगर दरमियान में प्लस हो तो वो जो दो नंबर आपने सिलेक्ट किए उन दोनों को प्लस करने से दरमियान वाली आनी चाहिए, अगर प्लस हो तो, अगर यहाँ माइनस हो तो उन दोनों को माइनस करने से दरमियान वाली वैल्यू आनी चाहिए। अब दरमियान में अगर प्लस हो तो आसानी से आप देखोगे बड़े के साथ प्लस छोटे के साथ माइनस रखोगे इस कंडीशन के लिए, अगर दरमियान में माइनस हो तो बड़े के साथ माइनस छोटे के साथ प्लस रखेंगे, इस कंडीशन में प्लस करने से दरमियान वाली वैल्यू आनी चाहिए। अब वो जो दो वैल्यूज होंगी वो दोनों प्लस में होंगी या दोनों माइनस में होंगी, उस कंडीशन के लिए भी दरमियान वाली वैल्यू डिपेंड करेगी। अगर दरमियान में माइनस हो तो दोनों माइनस में आएंगे क्योंकि उन दोनों में प्लस होकर बनाना है ना कुछ, और अगर दरमियान में प्लस हो तो दोनों प्लस में आएंगे इस कंडीशन में। अब हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज 2x माइनस 7 का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन देखो, दूसरे जो मेन क्वेश्चन 3 पहले पार्ट्स थे उन पार्ट्स में स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन थी दोनों के, इसके तो सिंपल फैक्टर्स बने हुए थे, हमने वैल्यूज निकाली, उन दोनों की स्टैंडर्ड फॉर्म गिवन थी, हमने सिंपल सॉल्व कर लिया। अब ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है लेकिन इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा था। स्टैंडर्ड फॉर्म इसकी पहले बनाएंगे फिर उसके बाद फैक्टराइजेशन मेथड लगा के x की वैल्यू निकालेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती थी, जनरल फॉर्म की तरह ही होती थी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर वाले x वाले और कांस्टेंट वाले इकट्ठे करके लिखो, उस साइड पे 0 कर दो, वो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। सॉल्यूशन ये तो एज इट इज आ जाएगा 4x प्लस 4 इज इक्वल टू, इधर दो नंबर माइनस हो रहे हैं और ऊपर स्क्वायर है, ये फार्मूला बनेगा पहली वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू का स्क्वायर माइनस 2 पहली वैल्यू और दूसरी वैल्यू, यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ माइनस था माइनस 2ab, प्लस हो तो प्लस 2ab आता है। ये बन गया आपके पास x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर गोज टू 4 और x का स्क्वायर प्लस 7 7 49, 2 2 4 4 7 28x। मल्टीप्लिकेशन में अगर कंफ्यूजन है तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, वैसे आपको टेबल सारे आने चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने लगा हूं, देखें ये मिटा देता हूं दोबारा, ये आपका इक्वेशन वो वाली सॉल्व हो चुकी है। अब मैंने करना है लाइक टर्म्स को इकट्ठा, लाइक टर्म्स का मतलब होता है एक्स के वाले एक जगह पे आ जाएंगे, एक्स वाली वैल्यू दूसरी जगह पे माइनस 4x, 28 उधर से इधर आके प्लस हो जाएगा, और जो कांस्टेंट टर्म है वो अलग जगह पे आ जाएंगे, प्लस 4 माइनस 49 इज इक्वल टू 0। मैंने लाइक टर्म्स को इकट्ठा कर दिया। लाइक टर्म्स का मतलब एक्स स्क्वायर वाले एक जैसे टर्म है, ये एक जैसी हैं, ये एक जैसी हैं, वो एक जैसी हैं, क्योंकि ये प्लस माइनस हो सकती हैं, ये और ये आपस में प्लस माइनस नहीं हो सकती। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, एक प्लस में एक माइनस में, तो रकमें माइनस हो जाएंगी और अलामत बड़े रकम की लगेगी। सिमिलरली ये प्लस ये माइनस है तो रकमें माइनस हो जाएंगी, 28 में से 4 निकालेंगे तो आई थिंक 24 आ जाता है, और अलामत बड़े रकम की प्लस के साथ। अब इसमें करेंगे तो माइनस 40
5 इज इक्वल टू 0। ये बात समझ आ गई। फर्स्ट टर्म के साथ माइनस नहीं रखते तो मैं माइनस को कॉमन लूंगा। ध्यान करें तो यहाँ से 3 भी कॉमन आ रहा है, -3 में कॉमन ले लेता हूँ, ये बनेगा x का स्क्वायर माइनस, जब माइनस कॉमन आता है अंदर साइन सारे चेंज हो जाते हैं, तो 3 8 जा 24, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 गोज टू 0। यानी मैंने इसको तोड़ दिया, 3 कॉमन लेके 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 बनता है। अब वही कंसेप्ट -3 और ये दो नंबर है मल्टीप्लाई होकर 0 आता है, तो इसके लिए क्या करना, या इसको 0 होना चाहिए या इसको 0 होना चाहिए। -3 तो 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 को 0 होना चाहिए। ये आपकी कौन सी फॉर्म बन गई है, स्टैंडर्ड फॉर्म। गुड शाबाश। अब स्टैंडर्ड फॉर्म को सॉल्व करें, x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब हमने करनी है फैक्टराइजेशन, मतलब मिड टर्म को हमने ब्रेक करना है। मिड टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे, इसके सामने क्या है 1 और 15 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 15 आता है। अब दो नंबर और यहाँ प्लस है ना, अब दो नंबर ऐसे देखो जिनको मल्टीप्लाई करने से 15 आ जाए और प्लस करने से 8 आ जाए, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 3 और 5 को प्लस करो, आंसर क्या आता है 8 आता है। मैंने वही जो कंडीशन आपको समझाई थी उसी को मद्देनजर रखा है। 1 को 15 से मल्टीप्लाई करो 15 आएगा। दो नंबर ऐसे देखो जिनको मल्टीप्लाई करने से 15 आना चाहिए, जिनको मल्टीप्लाई करने से 15 आना चाहिए, और उन दोनों को प्लस करने से 8 आना चाहिए। इसको छोड़ दो, उन दोनों को प्लस करने से क्या आना चाहिए 8। तो मैंने क्या किया 3 और 5 देखा, क्योंकि 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है और 3 और 5 को प्लस करें तो 8 आता है। तो मैं ये लिखने लगा हूँ x का स्क्वायर एक है मेरे पास 3x, एक है मेरे पास 5x, एक मेरे पास क्या बनेगा 5x बनेगा और प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को प्लस करने से 8 आना है ना, अगर दरमियान में माइनस हो तो दोनों माइनस में आएंगे, क्योंकि हमें पता है साइन दोनों सेम हो तो रकमें जमा होंगी, दोनों माइनस हो तो रकमें जमा, अलामत माइनस की लगेगी, तो ये माइनस इस माइनस की वजह से दोनों के साथ माइनस लिखा, अगर खुदा ना करे यहाँ पे प्लस होता इन दोनों के साथ प्लस आ जाता। बस आगे तो आपको पता है, पहले दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3, यहाँ से 5 माइनस कॉमन लेंगे, x माइनस 3 गोज टू 0, तो x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 5 बनेगा इज इक्वल टू 0। पहला पार्ट बन चुका है, x माइनस 3 को 0 होना चाहिए या x माइनस 5 को 0 होना चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू 5 आ चुकी है, तो आपका सोल्यूशन सेट बनेगा 3 और 5। इसमें टर्म ब्रेक की भी समझ आ गई आप लोगों को, अगर नहीं आई तो दोबारा देखें। ये क्वेश्चन था, उसने कहा था इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें, तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन के लिए हमें उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए थी। मैंने राइट साइड को सॉल्व किया क्योंकि लेफ्ट को थोड़ी हल हुई थी, फिर उसके बाद सबको इकट्ठा कर लिया, फिर उसके बाद जो चीज़ कॉमन आती कॉमन ले लिया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। माइनस कॉमन आए तो अंदर साइन चेंज होते हैं, ये बात याद रखें, याद कोशिश करें जो कांस्टेंट कॉमन आता है ना उसको कॉमन लिया करें। तो अभी एक आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म को फिर मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व किया। मिड टर्म ब्रेक के लिए वही कंडीशन, पहले और लास्ट, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया और दरमियान वाली वैल्यूज के दो हिस्से बनाए, ऐसे दो हिस्से बनाए जिनको मल्टीप्लाई करने से 15 आ जाए और उन दोनों को प्लस करने से 8 आ जाए। तो मुझे 3 और 5 दो नंबर ऐसे मिले, तो फिर मैंने 3 और 5 की शक्ल में लिखा, फिर पहले दोनों में से कॉमन ले लिया, दूसरे दोनों में से कॉमन ले लिया, तो दो फैक्टर्स बने। तो अब दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आने का मतलब क्या होता था, या तो पहली वाली वैल्यू 0 होनी चाहिए या दूसरी वाली वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी आंसर 0 आना चाहिए था। फिर उसको सॉल्व किया तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई है, वही उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हम जाने लगे हैं फिफ्थ पार्ट, x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब हमने करनी है फैक्टराइजेशन, मतलब मिड टर्म को हमने ब्रेक करना है। मिड टर्म को कैसे ब्रेक करेंगे, इसके सामने क्या है 1 और 15 को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आता है 15 आता है। अब दो नंबर और यहाँ प्लस है ना, अब दो नंबर ऐसे देखो जिनको मल्टीप्लाई करने से 15 आ जाए और प्लस करने से 8 आ जाए, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 3 5 जा 15, 3 और 5 को प्लस करो, आंसर क्या आता है 8 आता है। मैंने वही जो कंडीशन आपको समझाई थी उसी को मद्देनजर रखा है।
1 को 15 से मल्टीप्लाई करो 15 आएगा। दो नंबर ऐसे देखो जिनको मल्टीप्लाई करने से 15 आना चाहिए, जिनको मल्टीप्लाई करने से 15 आना चाहिए, और उन दोनों को प्लस करने से 8 आना चाहिए। इसको छोड़ दो, उन दोनों को प्लस करने से क्या आना चाहिए 8। तो मैंने क्या किया 3 और 5 देखा, क्योंकि 3 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 15 आता है और 3 और 5 को प्लस करें तो 8 आता है। तो मैं ये लिखने लगा हूँ x का स्क्वायर एक है मेरे पास 3x, एक है मेरे पास 5x, एक मेरे पास क्या बनेगा 5x बनेगा और प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को प्लस करने से 8 आना है ना, अगर दरमियान में माइनस और दोनों माइनस में आएंगे, क्योंकि हमें पता है साइन दोनों सेम हो तो रकमें जमा होंगी, दोनों माइनस और रकमें जमा, अलामत माइनस की लगेगी, तो ये माइनस इस माइनस की वजह से दोनों के साथ माइनस लिखा, अगर खुदा ना करे यहाँ पे प्लस होता इन दोनों के साथ प्लस आ जाता। बस आगे तो आपको पता है, पहले दोनों में से x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 3, यहाँ से 5 माइनस कॉमन लेंगे, x माइनस 3 गोज टू 0, तो x माइनस 3 कॉमन आ जाएगा और x माइनस 5 बनेगा इज इक्वल टू 0। पहला पार्ट बन चुका है, x माइनस 3 को 0 होना चाहिए या x माइनस 5 को 0 होना चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू 5 आ चुकी है, तो आपका सोल्यूशन सेट बनेगा 3 और 5। इसमें टर्म ब्रेक की भी समझ आ गई आप लोगों को? अगर नहीं आई तो दोबारा देखें, ये क्वेश्चन था, उसने कहा था इसको फैक्टराइजेशन से सॉल्व करें। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन के लिए हमें उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए थी। मैंने राइट साइड को सॉल्व किया क्योंकि लेफ्ट को थोड़ी हल हुई थी, फिर उसके बाद सबको इकट्ठा कर लिया, फिर उसके बाद जो चीज़ कॉमन आती है कॉमन ले लिया, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है। माइनस कॉमन आए तो अंदर साइन चेंज होते हैं, ये बात याद रखें, याद कोशिश करें जो कांस्टेंट कॉमन आता है उसको कॉमन लिया करें। तो अभी एक आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। स्टैंडर्ड फॉर्म को फिर मिड टर्म ब्रेक से सॉल्व किया। मिड टर्म ब्रेक के लिए वही कंडीशन, पहले और लास्ट यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट को और कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई कर लिया और दरमियान वाली वैल्यूज के दो हिस्से बनाए, ऐसे दो हिस्से बनाए जिनको मल्टीप्लाई करने से 15 आ जाए और उन दोनों को प्लस करने से 8 आ जाए। तो मुझे 3 और 5 दो नंबर ऐसे मिले, तो फिर मैंने 3 और 5 की शक्ल में लिखा, फिर पहले दोनों में से कॉमन ले लिया, दूसरे दोनों में से कॉमन ले लिया, तो दो फैक्टर्स बने। तो अब दो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके आंसर 0 आने का मतलब क्या होता था, या तो पहली वाली वैल्यू 0 होनी चाहिए या दूसरी वाली वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी आंसर 0 आना चाहिए था। फिर उसको सॉल्व किया तो आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई है, वही उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब हम जाने लगे हैं फिफ्थ पार्ट। इस ब्रैकेट को सॉल्व करके कैसे करेंगे, देखो यहाँ कुछ ना नीचे ना हो ना तो 1 होता है, मैं क्या करता हूँ इस ब्रैकेट के अंदर ही एलसीएम ले लेता हूँ। तो ये 4 इधर आ जाएगा तो 8x बना देगा, 1 उधर जाके 7 बना देगा, इज इक्वल टू एलसीएम वाला कंसेप्ट याद होगा सबको। एलसीएम लेना हो ना तो 4 और 1 का एलसीएम 4 आ गया। अब 1 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ, 4 आता है, 1 को 4 से, इसलिए इसके ऊपर वाली टर्म्स के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 को मैं किस से मल्टीप्लाई करूँ, 4 आता है 1 से, तो इसलिए इसके ऊपर वाली टर्म को मैं उसी 1 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो वो उसकी कंडीशन यूं बनेगी। बच्चे क्या करते हैं, ऐसा भी होता है अगर ये दोनों अलग अलग हो ना, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उससे मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ होता 8 या कोई ऐसी टर्म लाइक 2 होता, 4 होता, फिर इस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई में कंफ्यूजन होती है। नेक्स्ट ये एज इट इज आ गया 48x का स्क्वायर प्लस 529। अब यहाँ पे ऊपर वाली वैल्यूज के साथ स्क्वायर अलग, मैंने कहा था दो नंबर डिवाइड हो स्क्वायर अलग अलग हो सकते हैं, हो सकते हैं क्या, होते भी हैं, डिवाइड बाय 16। नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, उस साइड पे जो ये 16 नजर आ रहा है ना, मैं उठा के उसको इधर लेकर आता हूँ, डिवाइड वाला यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये बन गया ऊपर फार्मूला a प्लस b का होल स्क्वायर। ये क्या बनेगा, 8 का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2a और b बनेगा, डिवाइड बाई 4 का स्क्वायर, 4 4 जा 16 बनेगा, इज इक्वल टू 48x का स्क्वायर प्लस 529। इस स्टेप की समझ आ गई है, गुड शाबाश। अब देखें ये 16 गया काम से, तो ये वाली वैल्यू बनेगी 8 का स्क्वायर 64x का स्क्वायर बनेगा प्लस 7 7 जा 49 प्लस ये 2 8 जा 16, 16 को 7 से मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से, शाबाश, 16 मल्टीप्लाई बाई 7, 6 7 42, 7 7 8 9 10 11, 112 बनेगा, 112 और x
समझ आ गई है, इज इक्वल टू 48x का स्क्वायर प्लस 529। उम्मीद है इस स्टेप की समझ आ गई होगी। नेक्स्ट क्या होगा, हमने यहाँ तक क्या किया, पहले इसका सॉल्व करने की कोशिश की, सिंप्लीफाई किया, फिर इसके बाद स्क्वायर डिवाइड में हो तो अलग अलग होते हैं, ऊपर वाले के साथ अलग, नीचे वाले के साथ अलग लिखा, फिर ये 16 डिवाइड था, उधर से उठा के इधर लाके मल्टीप्लाई कर दिया, इसके कट हो गया, इसको सॉल्व किया तो ये बना। अब हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स को इकट्ठा करना है। यहाँ 64x का स्क्वायर है और वहां से 48x का स्क्वायर इसके साथ आ जाएगा, प्लस 112x है, वहां पर कोई x वाली टर्म ही नहीं है, प्लस 49 था, वहां से 529 इधर आ गया, तो जी माइनस हो गया, इज इक्वल टू 0। इस स्टेप की समझ आ गई है। स्क्वायर माइनस 48x स्क्वायर यहाँ से वहां गया, प्लस 112x ये आ गया, प्लस 49 और 529 इस साइड से उस साइड पे गया तो माइनस आ गया। तो यहाँ से हमारी अब स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुकी है कि 64 में से 48 को माइनस करें, क्या आंसर आता है, आई थिंक 16x स्क्वायर आ जाएगा, 16x का स्क्वायर आ गया, और प्लस 112x एज इट इज आ जाएगा, और इन दोनों को माइनस करें, क्या आंसर आता है देखें, 529 को माइनस करें 49 के साथ तो 08480 आ जाएगा, माइनस के साथ, क्योंकि बड़े इसके साथ माइनस है। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में से अगर कोई चीज कॉमन आती हो तो कांस्टेंट आपने कॉमन लेना है। अगर थोड़ा ध्यान करें तो ये 6 के टेबल में ये भी आता है, मैं 16 कॉमन ले लेता हूँ, ये x का स्क्वायर प्लस, अब 16 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, 112 आ जाएगा, 16 मल्टीप्लाई बाय 7, 6 7 जा 42, 2 4 कॉमन, 7 1 जा 7 8 9 10 11 112, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 16 7 जा माइनस, अब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करें क्या आता है, 48 आता है, इसका मतलब आई थिंक ये 30 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। कैसे देखें, 16 मल्टीप्लाई बाई 30, 0 0 3 6 जा 8, 3 1 जा 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 और 1 4, तो 480, तो मेरा कॉमन लेने से 30 आ चुका है। तो अब इजी हो चुका है आपके लिए, सिंपल है। यहाँ से 16 तो 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब x के प्लस 7x माइनस 30 0 होगा, क्योंकि यहाँ वही कंसेप्ट लग रहा है, दो नंबर एक फैक्टर ये है और ये आपस में मल्टीप्लाई होकर 0 बना रहे, या इसको 0 होना चाहिए या इसको 0 होना चाहिए, 16 0 हो नहीं सकता, क्योंकि 16 एक अपनी वैल्यू है, तो इसका मतलब इस फैक्टर को 0 होना चाहिए। दूसरे कंसेप्ट में बच्चे कहते हैं सर 16 को साइड पे ले जाकर 0 कर दो, ठीक है वो भी है, क्योंकि 16 वहां जाकर 0 के नीचे जाएगा तो वो 0 होगा। कहानी ये होती है जो मैंने आपको बताई है। अब मिड टर्म को ब्रेक कर लें, ऐसे दो नंबर देखें जिनको मल्टीप्लाई करने से 30 आना चाहिए और उन दोनों को माइनस करने से 7 आना चाहिए, तो मतलब 10 और 3, देखो 10 मल्टीप्लाई बाई 3 गोज टू 30, 10 माइनस 3 गोज टू 7। मैंने दोनों कंडीशनें देखी, मैं क्या लिखूंगा, x का स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। मैंने कैसे देखा, 1 और 30 को मल्टीप्लाई किया 30 आना चाहिए, तो दो नंबर देखे जिनको मल्टीप्लाई करने से 30 आना चाहिए। फिर यहाँ माइनस था, मैंने ये कंडीशन बनाई कि उन दोनों को माइनस करने से 7 आना चाहिए, तो मैंने वो 10 और 3 को माइनस किया 7 आ रहा था, इसलिए यही दोनों लिखे। अब 10 के साथ प्लस इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे प्लस था, दोनों को माइनस करने से 7 आया ना, लेकिन एक के साथ प्लस एक के साथ माइनस ही होगा, वो कंडीशन आपको समझ आ चुकी होगी। अब फर्स्ट दोनों में से x कॉमन ले लें, x प्लस 10, और यहाँ से 3 कॉमन ले लें, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अगर ये समझ नहीं है तो इसको ना वीडियो को 2-3 बार यही चीज दोबारा सुने, आपको समझ आ जाएगी। मिड टर्म ब्रेक के लिए फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई किया जाता है, ओके हो गया। अब दो नंबर ऐसे देखने हैं कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करना और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने का आंसर सेम आ जाए, तो यहाँ पे 1 को 30 से मल्टीप्लाई को 30 आता था, मैंने दो नंबर देखे जिनको मल्टीप्लाई करने से 30 आता, वो तो बेशुमार नंबर है। 1 को 30 से मल्टीप्लाई करो, 2 को 15 से मल्टीप्लाई करो, 3 को 10 से करो, और 5 को 6 से करो, ये सारे 30 देते हैं। अब मैंने उनमें से वो वाला चुनना है कि उन दोनों को माइनस करने से 7 आ जाए, तो अब 1 और 30 माइनस करेंगे तो 29 आता है, तो वो तो हो ही नहीं सकता, इसलिए मैंने कौन से चुने, 10 और 3 चुना, 10 3 जा 30, 10 माइनस 3 7, तो 10 और 3 मैंने चुन लिया। अब यहाँ लिखने के लिए अगर दरमियान में प्लस हो तो बड़े को प्लस के साथ लिखो, छोटे को माइनस के साथ लिखो। यहाँ
माइनस होता तो मैं इधर माइनस लिख लेता, इधर प्लस लिख लेता, आगे हल हो जाता। यहाँ से x प्लस 10, देखें ये एक फैक्टर दूसरा फैक्टर दोनों में कोई चीज़ में कॉमन ले रहा हूँ तो x प्लस 10 दोनों में कॉमन था, यहाँ से x माइनस 3 गोज टू 0। अब वही कंडीशन, या तो यहाँ से x प्लस 10 का 0 होना चाहिए या तो यहाँ से x माइनस 3 का 0 होना चाहिए। यहाँ से x की वैल्यू माइनस 10 आ गई और यहाँ से x की वैल्यू 3 आ गई, तो आपका सॉल्यूशन सेट जो है वो है -10 और 3। अच्छा प्यारे बच्चों, हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या सीखा कि हमने क्वेश्चन थी, ये मुश्किल सा क्वेश्चन था, कंफ्यूजन वाला, हमने इसको करना था फैक्टराइजेशन से सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन हो तो आपके माइंड में होना चाहिए हमने x की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू निकालने के लिए हमने राह हमवार करनी है। कैसे? पहले हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे, जो चीज़ सॉल्व होती है उस साइड को सॉल्व किया, सिंप्लीफाई करते गए, कॉमन आता जो कटता था काटा, यहाँ डिवाइड था ना, फिर उसके बाद सॉल्व किया, यहाँ से हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ चले गए। यहाँ पे हमने देखा कि कहीं 16x का कॉमन तो नहीं आ रहा, मुझे लगा 16 कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ से कुछ इस तरीके की कंडीशन बन गई, जब इस तरह मल्टीप्लाई हो 0 हो तो पहले को ले जाकर आपने 0 बना दिया था, ये रह गई थी। दूसरी कंडीशन कहानी मैंने आपको बताई है, 2 नंबर मल्टीप्लाई हो 0 तो इसका मतलब या इसको 0 होना चाहिए या इसको 0 होना चाहिए। 16 0 हो नहीं सकता तो इसका मतलब ये वैल्यू 0 होगी, इसलिए मैंने ये यहाँ लिखी, ये नहीं लिखा। ऐसा ना हो कि लाइन लगा कि 16 = 0, ये सब पॉसिबल ही नहीं है। इसके बाद मैंने मिड टर्म ब्रेक की कंडीशन वहीं लगाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई 30 प्लस माइनस से 7 आना चाहिए, तो 10 और 3 मिला, कॉमन ले जाओ, सॉल्व किया, आंसर आ गए। अच्छा, हम चैप्टर 10th क्लास की नई बुक 2025-2026 का जो सिलेबस है उसके मुताबिक जो स्लो बेस पे बुक बनी है उसके क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आके हम सॉल्व करेंगे।